हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक के आई थिंक 1 से लेके 4 तक के हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सबको हमारे जो कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स है पूरा समझ में आ रहा है, राइट। और आप साथ ही कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कहाँ पे कुछ डाउट अगर है इन केस तो आप कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एग्जाम में क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों यूनिट में से जो वर्ड प्रॉब्लम पूछने के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। तो ये ध्यान में रखिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट। क्या बोला गया है यहाँ पे, सुयश जो है उसने एक टेस्ट में स्कोर किया मार्क्स 10 मार्क्स मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो 10 मार्क ज़्यादा कवर किया उसने, स्कोर किया देन दैट इन द फर्स्ट। जैसे आपको फर्स्ट टेस्ट में अगर आपको मार्क्स कम मिले, आप सेकंड टेस्ट में क्या करते हो, और अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे से हार्ड वर्क करके आप सेकंड टेस्ट में मार्क्स अपने इम्प्रूव करते हो, बढ़ाते हो। तो यहाँ पे सुयश ने भी वैसे ही किया कि सुयश को फर्स्ट टेस्ट में अगर कम मिले होंगे तो उसने क्या किया, सेकंड टेस्ट में 10 मार्क ज़्यादा लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क है तो उसने और 10 मार्क ज़्यादा लिए, तो इसका मतलब किसने बने उसके मार्क्स 20 बने। ये मैं जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर देन इन द फर्स्ट टेस्ट। तो आपको फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स पता है क्या, अभी नहीं पता है। आपको निकालना क्या है, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स ही निकालना है। पूरा पढ़ लेते हैं। इन द फर्स्ट द 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यानी जो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर रहेगा उसका स्क्वायर, और इधर 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट, वो कैसा है, इक्वल है। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, उसका स्कोर हमें निकालना है फर्स्ट टेस्ट का। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो समझना इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। अब ठीक है। देखो सुयश स्कोर 10 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको निकालना किसके, सुयश के मार्क्स निकालना है। कौन से टेस्ट में के निकालने हैं, हिज फर्स्ट टेस्ट के। तो आपको पता नहीं है तो सबसे पहले लिखेंगे लेट सुयश, क्या नाम है उस लड़के का, सुयश स्कोर, लेट सुयश स्कोर x मार्क्स तो हम x मार्क्स कंसीडर करें। लेट सुयश स्कोर x मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, तो ऐसे करना है आपको कंसीडर, ठीक है। लेट सुयश स्कोर x मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में हमें पता नहीं तो उसको क्या समझ लेना है, कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, x मार्क्स कंसीडर करना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे हिज सेकंड टेस्ट स्कोर, यानी उसका जो सेकंड टेस्ट का स्कोर है कितना बनेगा। देखो हिज सेकंड टेस्ट स्कोर कितना आएगा, ये देखो 10 मार्क ज़्यादा है पहले से। तो पहले टेस्ट कितनी थी, x मार्क्स की थी, उसमें क्या करना है आपको 10 मिलाना है। मैंने बोला था आपको अगर पहले टेस्ट में 10 है तो उसमें और 10 मिला। फिर पहले टेस्ट में इसको कितने मार्क्स हमने कंसीडर किए, x मार्क्स कंसीडर किए, तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, और 10 मार्क। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे मोर। तो मोर की कंडीशन मतलब क्या होता है, प्लस। अगर लेस होते तो हम क्या करते हैं, माइनस करते। ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है तो हर एक वर्ड्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, राइट। तो मोर है तो क्या करना, आपको प्लस करना। किस में प्लस किया आपने, देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में जितने थे उसमें 10 मार्क्स प्लस करो। तो फर्स्ट टेस्ट में अपने मार्क्स कितने थे, अपने नहीं उसके मार्क्स कितने थे, x मार्क्स थे, उसमें और 10 मिला लिए, हो गए x प्लस 10 मार्क्स, राइट। तो हिज सेकंड टेस्ट स्कोर x प्लस 10 मार्क्स। आ गया समझ में, इस तरीके से। अभी आप करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा आपको,
तो यहाँ पे आपको करना है ये कंडीशन, देखो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। तो यहाँ पे लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो प्रॉब्लम में गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो ये लिखना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपरली लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो कंडीशन के हिसाब से चलना है। क्या कंडीशन है? 5 टाइम्स द, ये समझ लो 5 टाइम्स, ये मैं जानबूझ के लिख के दे रहा हूँ, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। ये समझ लो अच्छे से, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम। देखो इज सेम मतलब क्या हो रहा है? इक्वल्स टू, राइट, समझ रहे हो? इज सेम, देखो हर एक प्रॉब्लम को मैं वर्ड टू वर्ड समझा के दे रहा हूँ। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड का ये लिख लिया हमने। इज सेम मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू अ स्क्वायर ऑफ, एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड का जो स्कोर रहेगा, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, इन द फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट का जो स्कोर रहेगा फर्स्ट टेस्ट, उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी होल स्क्वायर, राइट। देखो जो इसने बोला, यहाँ पे बोला गया है स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट का, तो स्क्वायर लिख दिया हमने किसका? जो फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने स्कोर मिला होगा, जितने मार्क्स मिलेंगे उसका आपको स्क्वायर करना है। अभी आप इसको पूरा अच्छे से अरेंज कर लीजिए। देखो 5 है, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का स्कोर यहाँ पे है x+10। तो इस तरीके से लिखना है, समझ रहे हो ना? देखो 5 टाइम्स का मतलब 5 इंटू, तो यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेते हैं अपन 5 इंटू ब्रैकेट x+10, क्योंकि स्कोर किसका है? सेकंड टेस्ट का, तो सेकंड टेस्ट का स्कोर x+10। स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, कितना है स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट? ये देखो x मार्क्स है फर्स्ट टेस्ट का स्कोर, लेट सुयर स्कोर x मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, तो यहाँ पे कर दो x का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है आपको। देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10, 5 10 दा 50, कितना होता है यहाँ पे? 50 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व पूरा। और इधर x स्क्वायर, क्या कर सकते हो आप? एक साइड में लेके चलो ये इधर, तो इधर 0 बचेगा। देखो आप इधर शिफ्ट कर दो x स्क्वायर के साइड में, x स्क्वायर शिफ्ट, x स्क्वायर इधर ही है, ये 5x इधर आने के बाद क्या होगा? -5x, दिस +50 को भी आप इधर फेंक दो, -50 बनेगा। अभी आपको पता है 0 इक्वल्स टू ये है क्वाड्रेटिक, यानी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। LHS में ये लिखो, देखो इक्वल्स टू है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो LHS में लिया, 0 RHS में, तो क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया तो ये तो सिंपल है, उसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आपको -50 चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ऐसे फैक्टर्स देखो, और 5 का डिफरेंस चाहिए। बोलो 10 5 जा 50, बराबर है। आपको माइनस चाहिए, यानी इसका मतलब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस रहेगा। यहाँ पे साइन देखो, बीच वाली साइन माइनस है, तो बड़े नंबर को माइनस लगाओ और छोटे नंबर को प्लस लगाओ। अभी देखो -10 और +5 कितना होता है? -5 होता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -50 होता है। बस इतना ही तो है, और क्या है, ठीक है। देखो अभी x स्क्वायर, ये -5x की जगह हम क्या लिखेंगे? ये फैक्टर्स -10x + 5x -50 आ गए धन में इक्वल्स टू 0। इसको रिप्लेस करना है ये दो फैक्टर से, बस। अभी यहाँ पे आपको पता है ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। अभी इनमें से क्या, ये पेयर बना लिया हमने, इनमें से कॉमन ले लो। इनमें से कॉमन क्या निकलता है? x -10, राइट। यहाँ से x चला गया तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ से x चला गया तो 10 बचेगा। और इधर से क्या कॉमन आता है? देखो 5 की टेबल में 5 भी आते हैं, 5 की टेबल में 50 भी आते हैं, तो 5 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में पता है आपको 5 चला गया तो x आएगा, बीच वाला साइन माइनस, और 5 का टेबल बोलो 50 आने तक, 5 10 जा 50। और वैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, ये सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जो पहला ब्रैकेट आता है वही सेकंड ब्रैकेट रिपीट आएगा। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट x -10 आ गया इनमें, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा? x + 5 इक्वल्स टू 0। तो इतना समझ में आया। तो x की वैल्यू आपको मिलेंगी x -10 इक्वल्स टू 0 और x + 5 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू 10, और इधर देखो ये -10 है, इधर शिफ्ट होने का +10 होता है, और x इक्वल्स टू -5। अब मुझे बोलो यहाँ पे कि निगेटिव स्कोर है क्या? नहीं, टेस्ट में तो निगेटिव स्कोर नहीं कर सकते है ना, वहाँ पे कंडीशन कुछ गिवन नहीं है ऐसे कि निगेटिव स्कोर हो सकता है।
तो x इक्वल्स टू 10 इज आवर आंसर। आ गया ध्यान में? तो यहाँ पे लिखना है आपको ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू -5, क्योंकि ये स्कोर है तो स्कोर कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो x इक्वल्स टू 10। तो आपको लिखना है हाँ, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो कितना होगा फर्स्ट टेस्ट का स्कोर उसका 10। लेट मी चेक इन द कैमरा। आ गया आंसर, हाँ ठीक है। तो कैमरा में देखना पड़ता है कि प्रॉपरली आया है या नहीं, ठीक है फ्रेम। तो अभी यहाँ पे आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, x इक्वल टू 10 मिल गया है, तो 10 मार्क्स इसके है सुयश के। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर सुयश, एंड में आंसर लिखते जाओ, देयरफॉर सुयश, सॉरी सुयश सुयश स्कोर, कितने स्कोर किए थे उसने, 10 मार्क्स इन दी फर्स्ट टेस्ट, इन दी फर्स्ट टेस्ट। आ गया समझ में? तो ये होगा हमारा आंसर, सुयश स्कोर 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। तो x इक्वल्स टू 10 आपको लिखना है, राइट। सबसे इजी प्रॉब्लम था। देखो कुछ नहीं रहता है, सबसे पहले तो वो मन का डर निकाल लो, मैथ्स टफ है, वर्ड प्रॉब्लम हमें नहीं आते। जब आप खुद बोल रहे हैं ना कि वर्ड प्रॉब्लम मुझे नहीं आते या नहीं होंगे हमसे सॉल्व, तो सबसे बड़ी तो गलती आपकी मेंटेलिटी की है ना। जब आपकी साइकोलॉजी उसी डायरेक्शन में चल रहा है कंटिन्यूसली, वही हमारे मन में विचार आ रहे कि नहीं यार हमें नहीं आता, तो फिर तो आएंगे ही नहीं ना कभी। सबसे पहले पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, खुद में ऐसा बदलाव करो कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स रखो मन में कि नहीं आई कैन डू इट, और डेफिनेटली यू विल डू इट। तो ये ध्यान में रखिए, कुछ इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल है दुनिया में है तो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं लिखता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आप अपने बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। तो एक मिस्टर कासम नाम का एक कोई इंसान है जो उसका छोटा सा एक बिजनेस है अर्दन पॉट्स का, ठीक है, मटके बनाने का उसका बिजनेस है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। तो कुछ अपने जो पॉट्स है वो बना रहा है, तो उसका सर्टन नंबर्स, यानी हमें पता नहीं कितना बना रहा है, तो हम कितना कंसीडर कर सकते हैं उसको, x कंसीडर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर कासम मेक्स x पॉट्स पर डे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, यानी उसको बनाने का खर्चा जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, 40 रुपये ज़्यादा है, मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, यानी 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने बना रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है वो x, ठीक है, हम मान के चलेंगे। ही मेक्स इन वन डे इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, यानी जितने वो मटके बनाएंगा, जितने पॉट्स बनाएंगा, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है टोटल, जितने भी बनाएंगे दिन में 50, 60 जो भी है, 10, 12, 15, तो उनके टोटल कॉस्ट कितनी है 600 रुपीज़। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पर डे लिखना है, कितना बना रहा है वो, तो लिखो यहाँ पे लेट, क्या पूछा है वहाँ पे, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। लेट मिस्टर कासम मेक्स x number of pots per day. Let Mr. Kasam makes Mr. Kasam makes x number of pots, या फिर बोल सकते हैं x pots, x pots पर डे, x pots पर डे, यानी एक दिन में कितना बनेगा वो
एक दिन में कितना बनाएगा पॉट्स x। अभी x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी पॉट बना सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें निकालना है कितने पॉट बनाएगा। लेट मिस्टर कासम मेक्स x पॉट्स पर डे, तो एक दिन में वो x पॉट्स करेगा। नंबर ऑफ पॉट्स कितना होगा x पॉट्स। तो और प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, प्रोडक्शन वहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड जो लाइन है उसमें बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, हम बोल सकते हैं ईच पॉट, तो ईच पॉट इक्वल्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या बन रही है प्रोडक्शन कॉस्ट 40 मोर देन। देखो 40 मोर देन का मतलब क्या हो रहा है प्लस 40, ये समझ लो, मैं कैसे लिख रहा हूँ वो समझ लो। प्लस 40 लिखना है, क्यों 40 रुपये ज़्यादा है, देन द 10 टाइम्स, हाँ मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। देखो 10 टाइम्स मतलब ये देखो 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे 10x आ गया समझ में। देखो कंडीशन समझ लो सबसे पहले, तो वहाँ पे उसने बोला है कि 40 रुपये ज़्यादा है, 10 टाइम्स मतलब ये इंटू, ठीक है 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, यानी एक दिन में जितने पॉट्स बनेंगे उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 40 रुपये ज़्यादा। अभी मुझे यहाँ पे बोलो कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे x, ठीक है, जो x है ना ये क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है, ठीक है ये समझने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, फिर मुझे ये बोलो कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं x है, तो 10x बनेगा, ये 10x प्लस 40, तो ये क्या हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ये नीचे वैसे ही लिखना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना हो गया है 10x प्लस 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गई उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उसका बनाने का खर्चा, यानी कितने मटका बनाने का, कितना पॉट बनाने का, एक पॉट, ईच बोला है ना, एक पॉट बनाने का खर्चा 10x प्लस 40 रुपीज़। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, यानी अभी देखो उसने यहाँ पे बोला है कि इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल यानी एक दिन में जितने बनेंगे, एक दिन में कितने बन रहे हैं x बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका खर्चा लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी गिवन कंडीशन में देखो क्या बोला है वहाँ पे, फाइंड नहीं सॉरी, इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा दिया है यहाँ पे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, यानी एक दिन में जितने भी पॉट्स बनेंगे उनका प्रोडक्शन टोटल खर्चा कितना है उनका 600 रुपये, कितना है 600। अभी मुझे ये बोलो एक का खर्चा कितना है 10x प्लस 40 रुपीज़, समझ लो अच्छे से। मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब एक पॉट का, ठीक है, एक पॉट का जो खर्चा है वो कितना है 10x प्लस 40 रुपीज़। अब मुझे बोलो आप अगर दो पॉट्स बना रहे हैं एक दिन में, तो आप क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। मुझे बोलो ये देखो 10x प्लस 40 जो है ये एक का खर्चा है। अभी मैंने बोला आपको अरे आपने 2 बना लिए, तो आप क्या करेंगे मुझे 2 की प्राइस बताओ, तो मैं इसको डबल कर दूंगा। मुझे बोलना है कि ना आपने तीन पॉट्स बनाए, तो 3 पॉट्स की जो ये है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये तो फिक्स रहेगा ना एक पॉट का, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने बोला कि नहीं मैंने 10 बना लिए, तो आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बना लिए तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वैसे ही एक दिन में कितने पॉट्स बनाए गए वहाँ पे x पॉट्स बनाए गए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा x इंटू करना पड़ेगा। आ गया समझ में, यहाँ पे जो है कितने बना रहा वो एक दिन में x पॉट्स बना रहा है, x की वैल्यू हमें पता नहीं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे x रखना है, x इंटू 10x प्लस 40। देखो एक जो पॉट है उसका खर्चा इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, तो कैसे लिखेंगे x इंटू 10x प्लस 40। देखो अगर ये नहीं समझ रहे ना आपको, तो और अच्छे से मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और लिखता हूँ, क्योंकि आपको समझना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये नहीं कि मैं खुद कर लूँ,
क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बच्चे पहले ही डर जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है सर कैसे समझेंगे, समझते बेटा कुछ नहीं है, बराबर ध्यान दो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, यहाँ पे ऑल पॉट्स बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर या नो डॉट मतलब नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है, इनटू देखो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो 600 है फिक्स। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं, x पॉट्स है तो यहाँ पे रख दो x। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितनी है, देखो 10x + 40 तो यहाँ पे रख दो 10x + 40 इक्वल्स टू 600। समझ रहे हैं सभी को अभी, राइट। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो अभी 10 × x, देखो x मल्टीप्लाई होगा तो x × x कितना बनेगा x², 40 × x 40x और इधर कितना है 600, ठीक है। x सिर्फ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है तो हमने बराबर उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 10x था, x × x x² बनेगा तो 10x², 40 × x 40x, सिंपल। ये 600 वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, किसी को नहीं लग रही ना अच्छी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वहाँ पे, तो आप क्या करते इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका साइन भी क्या होता है फिर चेंज होता है और इधर बचेगा 0। क्या होगा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे 10 से डिवाइड होता है सभी नंबर को, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो दो साइड में आप 10 से डिवाइड करेंगे, मुझे बोलो ये 10 चला जाएगा तो इधर x² आएगा, बोलो 10 का टेबल यहाँ पे 4 आएगा और इधर कितना आएगा 60 आएगा और इधर 0 रहेगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करना मतलब क्या, एक 0 निकाल दो, इधर से 0 निकाल जाए तो 1 बचेगा, 1 लिखनी जरूरत, इधर से 0 हटा दो 4, इधर से एक 0 हटा दो 60, बस हो गया। इधर से 0 नहीं हटेगा, ठीक है, वो 0/10 किया तो भी 0 रहेगा, नहीं तो बस 0 भी हटा दूंगे, ठीक है। x² + 4x - 60, यहाँ तक सबको समझ में आया ना, ठीक है। ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरा जो भी बेस्ट है मैं दे रहा हूँ, आप भी अपना बेस्ट दीजिए रिजल्ट निकालने के लिए। तो x² + 4x - 60, -60 है फैक्टर्स, चलो -60 फैक्टर्स बोलो। आपको डिफरेंस कितने का चाहिए, 4 का डिफरेंस चाहिए, ऐसे दो नंबर्स बोलो, 10 6 60 होता है, 4 का डिफरेंस है ना 10 और 6 में, ठीक है। अभी देखो बीच वाला साइन प्लस है तो इधर प्लस डालो, इधर माइनस डालो। अभी चेक कर लो 10 में से 6 गए, 4 बचेगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस 10 6 60 हो रहा है मैच। चलो तो इसको कैसे करेंगे, x², 4x की जगह आपको रखना पड़ेगा +10x - 6x - 60 = 0। इतना सही है, आ रहा है समझ में, सबके दिमाग में फिट हो रहा है। अभी ये पेयर में से कॉमन ले लो, कितना कॉमन निकलता है x, तो x + 10, यहाँ से निगेटिव है, निगेटिव कॉमन ले लो 6, इधर भी क्या आएगा x, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस अगर कॉमन ले रहे हो तो आप साइन चेंज होगा प्लस, वैसे भी बोला गया है यही रिपीट होता है, x + 10 = 0। 6 कॉमन लेना मतलब क्या होता है, 60 को 6 से डिवाइड करना, तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। समझ रहा है सभी को, x + 10 कितना आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पहला ब्रैकेट है x + 10 और दूसरी इसमें कितना है x - 6, तो ये दो फैक्टर्स मिले हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। x + 10 एंड x - 6 = 0, राइट। देखो तो पहला ब्रैकेट लिखेंगे हम x + 10 = 0 और x - 6 = 0। नाउ x = +10 है, शिफ्ट कर दो -10 बनेंगे और x = -6 है, ये +6 बनेगा, राइट। हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी, नंबर ऑफ पॉट्स के बारे में। देखो x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स, तो मुझे बोलो नंबर ऑफ पॉट्स एक तो बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे, लेकिन निगेटिव बन सकते हैं क्या, समझ रहे हो। अगर आप पॉट्स बना रहे हो, मिस्टर कासम जो पॉट्स बना रहा है वो तो एक तो पॉट बनेंगे दिन में या तो फिर नहीं बनेंगे, तो बनेंगे तो पॉजिटिव नंबर में ही बनेंगे ना, कभी निगेटिव पॉट बनते हैं क्या, समझ रहे हो ना। पॉट बनेंगे या तो फिर नहीं बनेंगे, तो फिर कौन सा लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। ये निगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स निगेटिव दे सकते क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी
निगेटिव। अगर वो निगेटिव नहीं हो सकते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, x नॉट इक्वल्स टू -10। तो x का आंसर कितना होगा आपका 6। तो पर डे कितना बना रहा है वो, पर डे वो बना रहा है 6 पॉट्स। तो एक दिन में कितने पॉट बना रहा है वो 6। तो और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी थी ना यहाँ पे, 1 मिनट लेट मी चेक। हाँ द फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, 1 पॉट मतलब वो ईच पॉट वाला पोर्शन। देखो कहाँ पे है, ये है ना 10x + 40। देखो यहाँ पे 10x + 40। देखो x की जगह वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू एक्स की जगह 6 पुट कर दो और ये 40 कितना हो रहा है, 10 6 जा 60 + 40। टोटल मिला के उसकी कॉस्ट हो रहे हैं 100। तो बराबर है ना, एक पॉट का 100 रुपीज़ तो बनेगा, ये तो कॉमन सेंस है इतना तो 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी है वो मेक कर रहा है, कितने एक दिन में कितना बना रहा है वो 6 बना रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर कैसे लिखना है आपको, क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। यहाँ पे लिखो मिस्टर कासम मेक्स, कितने पॉट बनाता हो, 6 पॉट्स पर डे। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम रहा ना, तो पूरा लिखना है आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कैसा है 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। आप शॉर्टकट कर रहे हो तो फिर क्या होता है, आपके आउट ऑफ मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, सर हमारा पेपर आउट ऑफ गया लेकिन मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे, इसी वजह से नहीं मिलते, क्योंकि कभी कभी आप ये आंसर मिस कर लेते हो, यहाँ तक निकाल लेते हो, यहाँ तक निकाल लेते हो, आप ये लिखते ही नहीं हो। ये कंपलसरी लिखना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आपको स्टेटमेंट में एंड में लिखना होता है। चलो तो आ गया समझ में, सबको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, यही आपको नोट्स में एज इट इज़ रखना है और बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम तरीके से लिखना है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। The speed of boat in still water is 12 km/h. Find the speed of current, water current। देखो इसका मीनिंग क्या है कि प्रतीक जो है वो क्या कर रहा है, टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो वो बोट से जा रहा है, ठीक है, बोट से जा रहा है अपने, तो उसके बोट की स्पीड कितनी है, यहाँ पे बोट की स्पीड है उसकी 12 km/h। ठीक है, जैसे अपनी बाइक की स्पीड होती है, हर एक की कार की स्पीड होती है, तो उसकी जो इसकी बोट की स्पीड, कैसी स्पीड तो बोट की कम ही रहती है ना, सबको पता है कि नाव तो जल्दी जल्दी क्या भागेंगे ही नहीं, तो कम ही रहेंगे, तो उसका स्पीड है 12 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी जो पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड निकालना है आपको। ठीक है, तो प्रतीक टेक्स 8 hours, तो कितना टाइम लगा रहा है 8 hours। कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, देखो थोड़ा सा फिगर वाइज बताते हम। देखो ये स्पॉट ले लो, एक ये पहला स्पॉट है, यहाँ से कहाँ जा रहा है वो सेकंड स्पॉट तक के, और यहाँ से वो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है वो यहाँ तक के, और उसकी रिटर्न जर्नी ऐसे रहेंगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे पानी बह रहा है तो ऐसे जा रहा हो, तुम मुझे बोलो कि अगर वो पानी के फ्लो में जा रहा है तो पानी के साथ जा रहा है, जैसे नदी की एक डायरेक्शन रहती है, रिवर जो होती है उसकी डायरेक्शन ऐसे जा रहा है वो इन केस, तो इस तरीके से डाउनवर्ड है, यानी जो वाटर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो उसके वाटर की जो स्पीड रहेंगी उसके बोट के स्पीड में क्या होंगी, ऐड होंगे, राइट। तो वो तो जाते वक्त कैसे होगा, फास्ट जाएगा, लेकिन आते वक्त स्लो आएंगे। क्यों, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन में आना है उसको, तो पानी ऐसे बहेगा और ये बेटा ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको अपोज करेंगे वो थोड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, बोट के स्पीड में से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वाटर करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। मुझे बोलो कि ये टोटल जो जर्नी है यहाँ से जाने से लेके आने तक के, यानी वो जाके वापस आ रहा, कितने घंटे में वापस आ रहा वो, हाउ मेनी आवर्स, 12 hours, 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 12 hours,
चलो कहाँ पे गया, हाँ 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में आ रहा है। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले क्या हो रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड टोटल जर्नी उसके कितने हैं, ये देखो ये 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, वो वापस भी सेम स्पॉट को आ रहा है 36 किलोमीटर करके, यानी वो 36 किलोमीटर ऐसे जाके फिर से 36 किलोमीटर रिटर्न आ रहा है, तो टू द सेम स्पॉट। तो मुझे बोलो यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम किस पे बेस है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ लो, ये किलोमीटर एंड डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और ये है टाइम। ये जो प्रॉब्लम है समझ लो किस तरीके से फ्रेम होगा, स्पीड है यहाँ पे, डिस्टेंस भी है और ये टाइम भी है। तो ये होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, यानी स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, क्लास 9 में आप पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, देखो ये एक बोट है, ठीक है। अभी मैं कुछ भी निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे एक पर्सन, ठीक है, ऐसे डायग्राम निकाल लिया मैंने कुछ भी। तो वो अपने बोट से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक के, पहले पॉइंट से फर्स्ट स्पॉट से सेकंड स्पॉट तक के जा रहा है, फिर रिटर्न भी आ रहा है वो सेम स्पॉट। कितने घंटे में आ रहा है, वो 8 घंटे में आ रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ये जो वाटर रहती है ना, ये वाटर, उसकी स्पीड क्या है आपको निकालनी है, वाटर करंट की। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, तो ये लिखने हैं आपको, ठीक है। इसका मीनिंग देखो 1 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलेंगी, ठीक है, वाटर स्पीड। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट आ गया समझ में, इतना लिखना है आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें प्रतीक टेक्स 8 आवर्स, तो बाद में लेंगे 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और इसकी स्पीड क्या है, बोट की स्पीड, देखो स्पीड ऑफ बोट, ये लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर मीन्स वो जगह पे जो पानी है ना, ठीक है, बह नहीं रहा हो, उसमें कितनी स्पीड है उसकी, देखो बिना, यानी ऐसे सपोज लो एक लेक है, वहाँ पे एक ही जगह पे नहीं क्या पानी ठहरा हुआ है, तो वो उस तभी बोट्स की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर क्या हो रहा है, मैं पहले बोला कि अगर वो पानी के साथ जा रहा है तो पानी की स्पीड उसमें ऐड होंगी, वाटर करंट की स्पीड ऐड होंगी, किसमें, बोट के स्पीड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, हाँ डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे लिखना है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ऐसे लिखना है डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हो, प्रतीक ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, प्रतीक ट्रैवल्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो मुझे बोलो यहाँ पे 36 किलोमीटर, वो तो सेम जगह से वापस आएंगे, तो उधर 36 किलोमीटर उसको क्या आना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम पे आना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी आने वाला है। लेकिन आपको क्या निकलना है, स्पीड विथ, अभी देखो स्पीड कैसे निकलेंगे उसकी, तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, क्या बोला गया है, प्रतीक, एक मिनट, प्रतीक फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम, ये देखो ये डाउन स्ट्रीम और रिटर्न टू द सेम स्पॉट मतलब अप स्ट्रीम। तो आपके पास एक फार्मूला है, बट उससे पहले आपको ये करना है कि फॉर द डाउन स्ट्रीम क्या करेंगे आप, 12 में कितना मिलाएंगे, प्लस x, ठीक है, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये रहेंगी स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी है, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम के लिए कितना रहेंगे, ऐसे लिखो, फॉर डाउन स्ट्रीम, ये लिखो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम
ठीक है। ये देखो डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट जो है बोट अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा। देखो बोट की स्पीड कितनी है, 12 है, 12 माइनस कितना करेंगे x किलोमीटर पर आवर, स्पीड का यूनिट वही रहेगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से कंडीशन दिख के हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो प्रतीक कितना ट्रैवल कर रहा है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी करेंगे। तो ये नहीं लिखा तो भी चलता, बाद में करेंगे ये स्टेटमेंट लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं वैसे तो, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखना है पहले, स्पीड ऑफ द बोट लिखा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जो पानी है ठहरा हुआ उसमें 12 किलोमीटर है, और जो बहता हुआ पानी है उसके साथ अगर जा रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की डायरेक्शन, जैसे ऐसे उसके साथ जा रहा है तो फास्ट जाएगा, लेकिन जब आएगा ना तो उल्टा आएगा ना, इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो मुझे बोलो इसकी स्पीड कम होंगी ना बोट की, अपस्ट्रीम जब आएगा तो उसके बोट की स्पीड क्या होंगी, कम होंगी। तो कम होंगी मतलब क्या करना है आपको, माइनस करना है, जो वाटर करंट की स्पीड है वो माइनस करना है। तो आगे ध्यान में ये देखो, ये 12 प्लस x, अगर कभी भी ध्यान में रखो डाउन स्ट्रीम अगर आ रहा है तो आपको प्लस करना है, और अपस्ट्रीम आ रहा है तो माइनस करना है। समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये तो मिल गया अभी स्पीड ऑफ द बोट फॉर द डाउन स्ट्रीम। अभी आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, प्रतीक ट्रैवल्स, अभी लिखना है प्रतीक ट्रैवल्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, उतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, ठीक है। प्रतीक ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मुझे बोलो कि डाउन स्ट्रीम के लिए जो अपना फॉर्मूला है वो अलग, यानी ये बनेगा, देखो स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जनरल फॉर्मूला पहले लिख लो, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी टाइम अलग अलग रहेगा, देखो टाइम सेम नहीं रह सकता है कि ऐसा नहीं कि 8 घंटे है तो 4 घंटे जाने को लग रहा है, 4 घंटे आने को लग रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जाते वक्त बहुत फास्ट जाएगा, ठीक है, तो कम उसको टाइम लगेगा, लेकिन आते वक्त उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम अलग अलग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। तो आपको पहले वाला टाइम क्या करना है, देखो फॉर दी, देखो स्पीड जो है स्पीड ऑफ दी बोट करना पड़ेगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे लिखते पहली कंडीशन डाउन स्ट्रीम के लिए, फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट कैसे लिखेंगे, देखो स्पीड ऑफ बोट ऐसे लिखते, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है उसका 36 है, ठीक है, और टाइम कितना लिखेंगे उसके लिए t1 लिखेंगे, पहला जो टाइम उसको डाउन स्ट्रीम के लिए लगेगा। अब स्पीड ऑफ बोट डाल दो, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, देखो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड ऑफ द बोट 12 प्लस x, तो यहाँ पे रखो 12 प्लस x, और इधर 36 अपॉन t1। आपको t1 की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम की कंडीशन है 8 आवर्स, तो t1 और t2 मिला के क्या बनेगा 8 आवर्स। तो t1 की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पे, t1 इक्वल्स टू 36, ये 12 प्लस x नीचे भेज दो, 12 प्लस x। रुको मुझे कैमरा में चेक करने दो आ रहा है या नहीं प्रॉपर, हाँ चलो आ रहा है। तो देखो तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, फर्स्ट टाइम इंटरवल, यानी उसको जाने तक के, फर्स्ट से सेकंड स्पॉट तक के जाने तक के उसका कितना टाइम है, t1 इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 प्लस x। तो ये होगा पहला टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो हो जाएगा अच्छे से सॉल्व। देखो क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, फॉर डाउन स्ट्रीम के बाद क्या लिखेंगे, फॉर ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, फॉर ऑफ स्ट्रीम। अभी ऑफ स्ट्रीम जर्नी उसकी रिटर्न की, जैसे आप जाते हो ना किसी गाड़ी से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से लो नागपुर तक के जा रहे हो, नागपुर से रिटर्न आ रहे हो अपने गांव में, तो क्या हो गई, एक जर्नी हो रही है ना उसकी आने की जाने की। तो इसी तरीके से उसकी भी डाउन स्ट्रीम जर्नी, एक अप स्ट्रीम जर्नी। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, देखो अप स्ट्रीम में क्या आएगा, वही फॉर्मूला आएगा, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, 36 किलोमीटर कभी डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है ना, उतना ही रहेगा ना, वो सेम स्पॉट से वापस आ रहा है तो डिस्टेंस सेम रहेगा। स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट देखो,
स्पीड ऑफ बोट किसके लिए है अभी? अपस्ट्रीम के लिए। कितनी अपस्ट्रीम के लिए? 12 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिखो 12 माइनस एक्स। डिस्टेंस कितना है? 36, लेकिन यहाँ पे टाइम चेंज होगा, T2 लिखो। देखो जैसे यहाँ पे टाइम क्या कर लिया था हमने, पहला जो टाइम है डाउन स्ट्रीम के लिए T1 कंसिडर किया, तो यहाँ पे T2 लिखो। अभी इधर T2 भेज दो, T2 इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 माइनस एक्स नीचे, तो इधर 12 माइनस एक्स। तो आ गया समझ में? देखो इस तरीके से मस्त उसको ऐसे डिज़ाइन कर लो, ठीक है। यानी ये टाइम दोनों बन गए, टाइम T1 और T2। अभी आते हैं हम मेन प्रॉब्लम की तरफ, कंडीशन की तरफ। तो उसकी जर्नी कितने आवर्स की है? 8 आवर्स की। तो आपको लिखना पड़ेगा टाइम T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 8 आवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी आ गए हम इक्वेशन फ्रेम की तरफ, एंडिंग की तरफ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन की सबसे क्या है? 8 आवर्स की जर्नी है उसकी वापस आने की, तो ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है उसका? 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स है, तो मुझे बोलो टाइम, पहला टाइम कौन सा आएगा? अपस्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम टोटल टाइम कैसे मिलेगा? T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 8। बोलो T1 की वैल्यू कितने हैं? क्या गया? T1, ये देखो, ये है ना T1, हाँ, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। इधर देखो T2 कितना है? 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, और इधर कितना है? 8 है। 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। एक काम कर सकते हो आप, ऊपर से 36 कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। 36 अगर कॉमन निकालते हो ब्रैकेट में कितना बचेगा? देखो ऊपर 1 आएगा, 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, राइट, प्लस 36 निकल गया 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। और ये कैलकुलेशन आपको करना है अभी, देखो, ठीक है। कैसे करेंगे? 36 वैसे के वैसा, देखो 12 माइनस एक्स इधर आएगा, 12 माइनस एक्स इधर, प्लस 12 प्लस एक्स इधर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आता है, और नीचे क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम बाद में। बोलो क्या कैंसिल? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। 12 और 12 कितने हो रहे हैं? 24। 36 इंटू 12 प्लस 12 24, और नीचे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला क्या है? 12 का स्क्वायर, बीच में माइनस, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इधर आ रहा है 8। तो अभी कैलकुलेट कर सकते हो आप। चलो कैसे कैलकुलेट करना है? ये देखो जगह है क्या? रुको 1 मिनट चेक करने दो मुझे, कैमरा में नहीं है, तो इधर करना पड़ेगा। यहाँ तक के तो समझ में आए सबको? चलो तो इधर से मैं मिटा देता हूँ इतना पोर्शन, रब करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं होती है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो लिख सकते हो आप। कोई ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, फर्स्ट टाइम 10th कर रहे हो तो। देखो तो इसके बाद देखो अभी क्या है, ये 8 इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, ठीक है। पूरा थोड़ा सा एक कम कर लेते हैं। देखो ये तो गया इधर से, हाँ इधर से देखो 36 इंटू 24, ये कितना हो रहा है? 144, 12 का स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, इधर 8। आप क्या कर लो? ये 8 नीचे भेज दो, ये इधर कर लो। 36 इंटू 24, 8 नीचे आ जाएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट जो इधर शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अब बोलो 8 का टेबल, 8 3 जा 24, तो 36 इंटू 3, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 1 मिनट मल्टीप्लिकेशन कर लो। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 108, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 108, राइट। कितना हो रहा है? 14 माइनस 8 6, 36। देखो
36 हो रहा है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितने हैं 36, टेकिंग स्क्वायर रूट तो एक्स इक्वल की वैल्यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +-6। तो स्पीड कैसी रहेंगी, निगेटिव तो रह नहीं सकती। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू ये जो है +6 और एक्स की वैल्यू -6 आ रही है ना, तो आपको लिखना है यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू -6। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी बनेंगी सिर्फ 6। तो यहाँ पे एंडिंग में आपको लिखना है एक्स इक्वल्स टू 6। तो कितनी हो गई वो वाटर करंट की स्पीड कितनी हो गई 6 km/h। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर क्या बोला था, स्पीड ऑफ वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 km/h। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 km/h। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, अगर समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। एक काम है कंप्लीट करने का है उसको, पिंटू टेक्स, किसी की वर्किंग जो ये होती है कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक की पता है ना, अलग अलग होती है। तो निशु और पिंटू क्या कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो एक साथ अगर काम कर रहे हैं वो, इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो वो काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 4 दिन में, ठीक है। तो दो दोस्त है पिंटू और क्या उसका नाम क्या है, निशु। तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, साथ में एक काम कर रहे हैं, कोई काम करना है उनको, कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर कितने दिन लग रहे हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए, वो काम फिनिश करने के लिए, दे रिक्वायर्ड 4 days, ठीक है। 4 दिन लग रहे हैं उनको एक काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, यानी निशु जितना काम कर रहा है उससे ज़्यादा पिंटू को काम करने में 6 दिन लगेंगे, वही सेम वर्क करने के लिए। यानी अगर दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक का जो ये होता है वर्किंग कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, राइट। तो इसके हिसाब से बोला गया है यहाँ पे। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। यानी वो अलग अलग अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो उनको कितना दिन लगेगा वो सेम काम करने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन बोला, ठीक है। देखो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में वो सेम काम पूरा कंप्लीट होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बोला गया है, पिंटू टेक 6 days, किससे ज़्यादा ले रहा है, 6 दिन ज़्यादा ले रहा है वो निशु से। तो निशु का जो वर्क है वो हमें कितने डेज लगा रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कितने डेज लगाएंगा निशु x, तो यहाँ पे लिखो लेट निशु हाउ मेनी डेज वुड इट टेक, निशु लेट निशु टेक्स x days to complete the work, क्या कर रहा है निशु जो है कितना डेज ले रहा है, x days ले रहा है, यानी x days लगेंगे उसको टू कंप्लीट द सेम टास्क, जो भी वर्क है उसको। तो फिर पिंटू कितना लगाएगा, ठीक है। तो ये तो गया निशु x days, तो निशु का वर्क भी लिख सकते हैं हम। तो वर्क ऑफ निशु, ठीक है, एक दिन का वर्क निकालेंगे, ये तो x डे लगा है। तो निशूज वर्क, ठीक है, कैसे बनेगा फिर 1/x। देखो ये कंप्लीट काम है, ठीक है। मुझे ये बोलो कि अगर ये निशु है एक दिन में x डे लगा रहा है, एक काम के लिए कितना डे लगा रहा है, x डे। देखो ऐसा एक काम है, ये कितने दिन लगा रहा है, x डे। तो उसका एक दिन का काम कितना बनेंगे, x डिवाइड होगा तो 1/x, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो उसका जो काम है एक दिन का, फॉर 1 डे, एक दिन का काम कितना होगा 1/x, राइट। समझ में आ रहा है। तो निशूज वर्क फॉर 1 डे, एक दिन के लिए कितना हो रहा है वो 1/x।
तो फिर यहाँ पे टोटल डेज कितने ले रहे थे, दोनों मिला के 4 डेज ले रहे थे। तो फिर उसका अलग से वर्क निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर दी 4 डेज निशूज वर्क, तो यहाँ पे लिखो निशूज वर्क, निशू का जो काम है निशूज वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है। एक दिन के लिए 1/x है, तो 4 डेज के लिए कितना होगा 4/x उसका काम, राइट। यानी उसने कितना पार्ट किया उस काम का, यानी दोनों तो मिलकर बना रहे थे काम, एक काम कर रहे थे दोनों मिलके साथ में, तो उसमें से इसने कितना काम किया 4/x पार्ट, ठीक है। तो इतना काम किया निशु ने। तो ये तो हो गया निशु का। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, पिंटू के बारे में बात करेंगे। तो पिंटू क्या कर रहा था, पिंटू टेक 6 मोर डेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पिंटू टेक्स, कितने डेज लगाएंगे फिर 6 मोर डेज इससे, तो फिर यहाँ पे लिखो x + 6 डेज टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट दी वर्क। अरे ये बोलो, वो जो निशु से कितना दिन ज़्यादा देता, निशु कितने दिन ले रहा है, x डेज ले रहा है वही सेम कंप्लीट करने को, और जो पिंटू है वो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है वो काम कंप्लीट करने को। किससे, निशु जितने डेज में काम करेगा, निशु सपोज 6 दिन में काम करा तो उससे और 6 बढ़ा लो, यानी 12 दिन काम करेगा वो, ठीक है। वही सेम काम कंप्लीट करना है। अगर मैं 2 फ्रेंड्स है, मैंने उनको बोला कि नहीं आपको ये एक टास्क दिया है, ये काम कंप्लीट करना है, तो दोनों साथ मिला के क्या करेंगे, वो 4 दिन में कर रहे, ठीक है। लेकिन उसको बोला गया अलग कर, तू अलग कंप्लीट कर, तो वो अलग अलग उसकी ये रहेंगे ना, वो 10 दिन लगा सकता है, कोई 4 दिन में कर सकता है, ये भी चीज़ है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग ये डेज लगाए हमने यहाँ पे। पिंटू कितना दिन लगा रहा है, x + 6 डे, और निशु कितना लगा रहा था, x डे, टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो फिर ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था निशूज वर्क फॉर 1 डे, यानी एक दिन का जो वर्क था उसका, तो वो कितना है 1/x था। तो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिंटूज वर्क, क्या लिखेंगे हम, पिंटूज वर्क फॉर 1 डे। तो कितना बनेगा ये देखो, 1/x + 6 बनेगा। एक दिन है तो 1/ जितने दिन लग रहा है उतना, ठीक है, राइट। तो 1/x + 6, तो ये क्या होगा, उसका वर्क हो गया। इसे क्या करेंगे हम, वर्क करेंगे। तो फिर पिंटू वर्क फॉर 1 डे, तो आपको पिंटू ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया था ना, दोनों भी साथ में मिलके। तो निशु का वर्क जो 4 दिन में कितना पार्ट किया उसने वर्क, वो 4/x। तो पिंटूज वर्क फॉर कितने दिन, 4 डेज। तो 4 डेज के लिए कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो 1/x था, तो बाद में हमने 4 डेज के लिए कितना किया, 4/x किया। तो वैसे ही यहाँ पे 4/x + 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पिंटू का वर्क। पिंटू का वर्क कितना पार्ट है, 4/x + 6 पार्ट। और जो अभी काम कितना होता है, एक ही काम था, तो हम कैसे लिखेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो दोनों ने साथ में काम किया, क्या है, दे वर्क टुगेदर, ठीक है। दे फिनिश इट इन द 4 डेज। तो 4 डेज के बारे में यहाँ पे लिखा है, 4/x ये वर्क है, 4 दिन का उनका वर्क। मुझे बोलो वर्क, दोनों के वर्क मिला के कितना काम बन रहा है, एक काम बन रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे 1 का मतलब क्या है, टोटल वर्क, यानी एक कंप्लीट वर्क बन रहा है। और दोनों के फिर वर्क लिखना पड़ेगा। देखो ये पहला पार्ट, ये और ये दोनों को मिला दो, ठीक है। तो निशूज वर्क फॉर 4 डेज, निशूज वर्क, निशु का वर्क कितना है 4/x, और इधर पिंटू का वर्क आएगा 4/x + 6। तो ऐसे करना है आपको, समझ रहे हो, ठीक है। देखो 4 दिन में उनका जितना काम बना उतना काम, और उसने जितना काम किया निशु ने, और उसमें प्लस किसका करना पड़ेगा, पिंटू ने, क्योंकि निशु ने अकेले तो नहीं किया, पिंटू ने भी उसका साथ दिया। तो दोनों का जो काम मिला के है, दोनों के पार्ट, थोड़ा सा तूने कर लिया, थोड़ा सा इसने कर लिया, लेकिन काम तो पूरा हो रहा है ना। मेन क्या है, एट दी एंड काम पूरा कंप्लीट होना। तो इसलिए काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, नहीं इसके लिए 1 लिखना है, क्योंकि एक पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी फिर यहाँ पे देखो कैसे करेंगे आप, ये 4 कॉमन ले लो, ठीक है। 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1/x, इधर से 4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे आएगा 1/x + 6, राइट। और इधर कितना है, 1 है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, इधर क्रॉस कर लो, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
देखो 4 इंटू एक्स प्लस 6, देखो x प्लस 6 इंटू 1 एक्स प्लस 6, 1 इंटू एक्स कितना होगा x बनेगा, और नीचे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस 6, और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, इधर 1। बोलो x और x कितना हो रहा है, ये 2x हो रहा है, 2x और 6, ये 4 चला जाएंगे नीचे। बोलो x और x 2x प्लस 6, इस तरीके से x और x प्लस 6 इधर चले जाएगा, ये 4 इधर ही रखो, एक काम करो 4 इधर ही रखो, ठीक है, उसको कहीं नहीं भेजेंगे। ये जो नीचे वाला है इसको इधर शिफ्ट कर देते, x इंटू एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स 6x, राइट, और इधर कर लो 4 2 जा 8x, 4 6 जा 24। आपको पता है अभी जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उधर सब शिफ्ट कर लो, इधर 0 आएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 8x है, इधर माइनस 8x शिफ्ट करने के बाद, राइट, प्लस 24 है, इधर आने के बाद माइनस 24। चलो पूरा कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर 6 में से 8 नहीं जाते, 8 में से 6 निकालो 2 बचेगा, माइनस 2 आएगा यहाँ पे, और इधर माइनस 24, बराबर ना, प्लस 6x माइनस 8x कितना होगा माइनस, बड़े नंबर का साइन देना, 8 में से 6 चले गए 2 रहेगा, माइनस 2x माइनस 24, ऐसे लिखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 है ना यहाँ पे, 24 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, फैक्टर्स बोलो माइनस 24 और 2 का डिफरेंस चाहिए, बीच में देखो 2 है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस, ऐसे नंबर बोलो 6 4 जा 24, 2 का डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। अभी साइन का प्रॉब्लम आता है, देखो बीच वाला साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ बड़े नंबर को, इसलिए मैं ऑलवेज बड़ा नंबर आगे लेता हूँ, छोटा नंबर बाद में लेता हूँ, ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह डालो माइनस 6x प्लस 4x, x लगाना है यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे माइनस 24 इक्वल्स टू 0। बोलो इन दोनों में से कॉमन क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6, यहाँ से 4 कॉमन ले लो x, बोलो 4 6 जा 24 होता है, तो 24 की जगह 6 आएगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं हम, और नहीं पता तो फिर आपको पता ही है ये ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट आता है। चलो तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6, सेकंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बोलो x की वैल्यू कितने बनेंगे यहाँ पे, प्लस 6 बनेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू बनेंगे माइनस 4। अभी यहाँ पे आप एक क्लियरली चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि x क्या है, डेज है, डेज कभी निगेटिव होते हैं क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे लिखो डेज कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव नहीं हो सकते, तो निगेटिव नहीं हो सकते मतलब क्या करना है आपको, इधर लिखना है x नॉट इक्वल्स टू माइनस 4, तो ये तो कट ही गया, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 4, तो x का आंसर कितना होगा 6। तो कितना लग रहा है पिंटू को वो काम कंप्लीट करने के लिए, पिंटू नहीं निशु को कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फाइनल आंसर में, जगह है ही नहीं यहाँ पे, रुको 1 मिनट इधर कर लेता मैं, देयरफॉर निशु टेक्स कितने डेज, 6 डेज टू कंप्लीट दी वर्क, ठीक है, इधर से मैं ये हटा देता हूँ पूरा, और पिंटू का भी लिखना पड़ेगा ना आपको, पिंटू कितना दिन लगाएंगे, उससे 6 दिन ज़्यादा लगेगा, देयरफॉर पिंटू टेक्स x प्लस 6 थे ना उसके, एक कम कर लो पहले, x प्लस 6 कर लो, मतलब कितना हो रहा है 6 प्लस 6 टोटल 12 डेज, ठीक है, पिंटू टेक्स x प्लस 6 डेज मतलब 12 डेज, हो गया समझ में, आ गया समझ में। तो यहाँ पे आपको एंड में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, पिंटू क्योंकि दोनों को अलोन वर्क करना था, फिर बाद में यानी उन्होंने दोनों ने अलग वर्क किया होता, अलोन वर्क किया होता तो कितने दिन लगते, तो निशु को 6 दिन लगते और पिंटू को कितने दिन लगते, 12 दिन, क्योंकि पिंटू स्लो है और निशु कैसा है, फास्ट है, ठीक है। तो पिंटू टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट सेम वर्क, यानी वही सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए पिंटू को
ज़्यादा दिन लग रहे और निशु को कम दिन लग रहे। आ गया समझ में? तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 8। चलो लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। हम एक 460 नंबर है उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो वो बन जाएगा नेचुरल नंबर उसका डिवाइजर। तो क्वोशंट इज 6 मोर। क्वोशंट क्या है, जो ऊपर आने वाला पोर्शन जो क्वोशंट है वो कितना है, 6 से ज़्यादा है, 5 टाइम्स द डिवाइजर, ये कंडीशन है। हाँ, एंड रिमाइंडर जो बाकी रहता है नीचे वो 1 है। फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। सबसे पहले देखो हम इसको फ्रेम करते हैं। देखो कैसे फ्रेम करेंगे, ये इस तरीके से 460 को डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम x समझ लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो x, तो क्वोशंट ऊपर मिलता है। क्वोशंट क्या मिल रहा है हमें, क्वोशंट इज 6 मोर। 6 मोर मतलब +6, ठीक है। देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स, ये समझ लो 5 टाइम्स द डिवाइजर। अभी डिवाइजर कौन है यहाँ पे, x है, तो उसके कितने टाइम्स बोला है यहाँ पे, 5 टाइम्स, मतलब 5x आएगा। ये देखो 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, x मान के चल रहे हैं ना हम, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वो डिवाइजर ही बनेगा, डिवाइड बाय नेचुरल नंबर तो x। तो यहाँ पे लिखना है आपको, लेट डिवाइजर बी x, और वो क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x क्या रहेगा, वो इट इज़ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, वहाँ पे बोला गया है प्रॉब्लम में नेचुरल नंबर, तो x है नेचुरल नंबर। अभी ये जो भी होगा सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। ये है रिमाइंडर, ये क्या है, डिवाइजर, ठीक है। और ये क्या है, क्वोशंट, राइट। तो लेट डिवाइजर बी द x, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वोशंट। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज इक्वल्स टू, ऐसा था ना, लिखो 6 मोर देन 5 टाइम्स, तो ऐसा था 5 टाइम्स द डिवाइजर प्लस 6, क्योंकि 6 ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 5 टाइम्स डिवाइजर। डिवाइजर क्या था यहाँ पे, x है, तो इसलिए 5x + 6, ये क्या बनेगा, क्वोशंट, ठीक है। और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, रिमाइंडर है 1, बराबर, रिमाइंडर इज 1। तो अभी इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे, वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, देखो हमने जो क्लास 7, 8, हाँ 7th में या फिर 8 में जो पढ़ा था, क्लास 7th में पढ़ा था कि ये डिवीजन है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, कंडीशन कैसे लिखते हैं, हमको पता है कि 460 ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, बोलो क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है ना, रिमाइंडर, बराबर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट कर दो, देखो डिविडेंड कितना है यहाँ पे, 460, तो 460 पुट कर दो, ठीक है। आगे समझ में, ये होता है डिविडेंड, जो नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइजर कौन है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे, x से, तो डिवाइजर की जगह x डाल दो, इनटू मतलब ब्रैकेट, क्वोशंट कितना है, 5x + 6, तो 5x + 6 क्वोशंट की जगह, रिमाइंडर की जगह 1 डालेंगे आप, ठीक है। तो 1 पुट कर दो, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन, 5x × x 5x², देखो x × x x² होता है, 6 × x 6, 1 × x करना है क्या, नहीं, देखो ये सिर्फ इतना ही मल्टीप्लिकेशन है, इतना ही करो, 1 इधर है बाहर, तो 1, और ये 460। अब क्या करेंगे आप, इसको शिफ्ट कर देंगे, इधर आएगा 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x² + 6x + 1 - 460, 5x² + 6x - 460 में से 1 चला गया तो 459 - 459 = 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x² + 6x - 459 = 0। अभी ये सॉल्व करना है, अभी लगेगा आपको ये टफ, क्यों लगेगा,
क्योंकि 459 नंबर और फिर ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये चला जाएगा थोड़ा लंबा। और आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना पड़ता है। तो अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको दूसरी मेथड है, फार्मूला मेथड सबसे ईजी है, वो एक्स वाला फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac प्लस सॉरी अपॉन टॉइस है, वो फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे इसको, कंपेयरिंग विथ क्या है ax² प्लस bx प्लस c = 0। कैसे ही करके सॉल्व ही करना है ना हमें, तो ये भी करके देखते हैं। a = 5, b = कितना है 6 और c = -459। अभी ये आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, पहले सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो। b² माइनस 4ac ये करते ना हम पहले, तो b² बोलो 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितने हैं 5, तो 5 पुट कर दो। और c की वैल्यू देखो माइनस है तो ब्रैकेट करो -459, 6 का स्क्वायर 36, दिस माइनस माइनस प्लस 5 4 20 इंटू 459। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप देखो, कुछ नहीं करना है, ये जीरो इधर कर दो मल्टीप्लाई नहीं, 2 इंटू कितना बनेगा 4590 होता है ना। देखो 20 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 10 होता है ना, तो 2 ऐसे रखा, 10 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो रहा है 4590। अभी ये 2 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 36 प्लस हाँ यहाँ पे देखो 2 0 0, 2 9 18, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 था 11 हो गया, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, तो कितना बन रहा है हमारा इधर 6 + 0 6, 8 और ये तो आता नहीं इतना, अब ये भी बताना पड़ेगा आपको। 6 11 हो गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 9, तो कितना हो रहा है 9216। किसकी वैल्यू है ये, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 9216, तो ये वैल्यू है b² माइनस 4ac की। अभी हमारा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करो, माइनस व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b 6 है तो 6 लिखो, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 9216 और इधर है ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, -6 प्लस माइनस। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे लिखें, यहाँ पे 16 दिख रहा है तो फिर कैसे करेंगे आप इसको, और ये 9216, देखो इसका स्क्वायर रूट हमें तो डायरेक्टली पता नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इसको फैक्टर्स करके देखते हैं। फैक्टर्स कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर से इसको डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड होता है क्या करके देखो, क्योंकि मालूम है देखो पहला 1 है, उसके बाद 4 आता है, 2 का स्क्वायर, बाद में क्या होता है 9 होता है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करके अगर 4 से डिवाइड कर दिया मैंने इस नंबर को, कितना मिल रहा है मुझे 4216 है ना, हाँ इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से किया तो क्या हो जाएगा 4 1 4, ठीक है 4 से होता है। और क्या 16 से कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, अगर बड़ा नंबर से कर सकते हैं तो बड़े नंबर से करो, 16 से किया तो 16 2 होगा 32, फिर इधर बचेंगे, और 4 से देखो जिसको 4 से समझता है 4 से करो, 4 से किया तो क्या होगा 4 1 4, इधर आएगा 0, ये 2 राइट, 4 0 0, ये 2 1 4 5 कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ इधर 4216 का 9216 है, देखो मेरा ही गलत हुआ लिखने में, यहाँ पे कितना ये 9216 बोलो जल्दी, 16 का टेबल आता है सबको, तो 16 का आता होगा तो 16 से करो, नहीं आता 16 का फिर 4 से करके देखो, 4 से करोगे तो कितना होगा 4 2 8 राइट, कितना बचेगा 1 और ये 2 12, 4 3 12, इधर 0 इधर 1 है, ठीक है 4 0 0, ये 1 और इधर 6 16, 4 4 16, तो हो रहा है डिवाइड, ठीक है। 1 मिनट चेक करने दो, डिवीजन इधर पूरा कैमरा में बैठ रहा है, हाँ आ रहा है कैमरा में, हाँ देखो तो 2 3 0 4, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हो इसको 4 × 2 3 0 4,
राइट। तो ऐसे करना होता है कैलकुलेशन आपको। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी और करके देखो इसको 4 से, और होता होगा तो और करके देखो, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट हमें नहीं पता इसलिए। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 इंटू 4 से करो तो कितना होगा 2304 को अगर 4 से कर रहे तो 4 5 जा 20, इधर 30 आएंगे, 4 7 जा 28, 2 बचेगा और ये 24, 4 6 जा 24, 576 मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 576, राइट। तो ये हो गया 576। तो राइट, इतना तो ठीक है। और नीचे कितना है 10। अभी बोलो ये 4 4 जा 16 हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट है पता है हमें, 576 का भी पता है ना सबको। 576 का कितना होता है, देखो 625 का जो है स्क्वायर रूट 25 होता है, तो 576 का उससे एक कम कर लो, 24 का स्क्वायर रूट है, मुझे पता है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा तो फिर से आपको डिवीजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डिवीजन, फैक्टर्स, टेबल्स अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसके बाद इधर लिखता हूँ, इधर जगह है, तो समझ लो ये स्टेप के बाद वाला, ठीक है। कितना है -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 16, 4 4 जा 16 इंटू 576 अपॉन 10। बोलो -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 576 का कितना होता है 24। तो ऐसे लिख सकते हैं हम बाहर। बोलो कितना हो रहा है -6 प्लस माइनस 24 इंटू 4 4 जा 16, 1 कैरी 96, राइट। अभी देखो एक बार प्लस करना है आपको, एक बार माइनस, तो -6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -6 माइनस 96 अपॉन 10। देखो x क्या है नेचुरल नंबर, मैंने बोला था यहाँ पे x नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हम कर भी रहे कैलकुलेशन, कितना हो रहा है 96 और 6 102 -102 अपॉन 10, तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, तो ये गलत चीज़ है फिर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको काट ही देना बाद में। और इधर देखो 96 में से 6 गए तो 90 बचेगा और ये 10, तो ये है नेचुरल नंबर x इक्वल्स टू 9, और ये होगा हमारा आंसर, x इक्वल्स टू 9 इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे एंड में आपको लिखना है, क्या लिखना है, फाइंड द कोशेंट और डिवाइज़र। तो डिवाइज़र तो मिल गया हमें, डिवाइज़र कितना है यहाँ पे 9, ठीक है, डिवाइज़र इज़ 9, तो डिवाइज़र 9 है। कोशेंट निकालना है आपको, कोशेंट भी पूछा था, कोशेंट इक्वल्स तो कितना होगा 5x + 6, तो ये डाल दो इधर 5x + 6, हाँ देखो 5 इंटू एक्स की जगह 9 डाल दो, और 5 9 जा 45, 45 + 6 51, तो कोशेंट कितना है, कोशेंट इक्वल्स टू 51, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है 9, और क्वेश्चन कितना है 51, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सबको समझ में आया होगा, और जानबूझ के मैंने ये मेथड बताया अभी, क्योंकि फिर किसी को फैक्टर्स नहीं आते, फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी लॉजिक नहीं आती, क्योंकि टेबल लर्न नहीं होते हैं, स्क्वायर नहीं पता, स्क्वायर रूट नहीं पता, तो ऐसी चीज़ें होती है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो ये मेथड ईजी है, ये कर सकते हो। यहाँ पे भी बताया मैंने आपको कैसे फैक्टर्स करना है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर वाला नंबर है उससे डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, 16 से डिवाइड करके देखो, ऐसे नंबर से। चलो लिखो, देखो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.6 प्रॉब्लम नंबर 10। तो यहाँ पे ये गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इधर ट्रेपेजियम। अगर ध्यान में ट्रेपेजियम में क्या होता है, यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम बोला गया है AB और CD ये जो है पैरेलल साइड्स है, AB इज पैरेलल टू द साइड्स। तो ट्रेपेजियम में देखो अपोजिट जो पेयर है एक तो भी वो क्या होती है पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स, और ये क्या है दो नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये जो है इक्वल लेंथ है इन दोनों की, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे इट्स एरिया कितना है, ये टोटल ABCD का एरिया है 33, ठीक है। और ये जो है AM क्या है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड मतलब ये देखो AB भी निकालना है आपको, CD भी निकालना है, BC भी निकालना है और AD भी निकालना है। तो AB तो ऑलरेडी गिवन है x, और ये देखो CD कितना है 2x + 1, तो आपको x की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है।
सॉल्यूशन पूरा रहेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में सिर्फ आपको कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जितने भी आपको फिल करना है ब्लैंक स्पेसेस वो फिल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है सॉल्यूशन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इधर ट्रेपेजियम AB पैरेलल CD। तो मुझे बोलो यहाँ पे एरिया कितना होता है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स देखो AB और उसकी पैरेलल साइड क्या है CD। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको CD। देखो यहाँ पे गिवन ही है सब, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनकेस अगर एक्टिविटी नहीं है तो फिर आपको खुद करते आना चाहिए। इनटू होता है परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट कौन सा यहाँ पे AM। तो यहाँ पे आपको लिखना है AM। देखो यहाँ पे साइड में लिख रहे हो ना आप, तो इधर भी फिर वैसे ही डिस्टेंस लिखना है AM। तो पहला हो गया। इसके बाद देखो एरिया कितना है, एरिया की जगह रख दो 33 रख दिया मैंने यहाँ पे 1/2। अभी AB की वैल्यू कितनी है x, तो x रख दो। CD की कितनी है 2x + 1 राइट। तो इसकी जगह 2x + 1 रखो, ठीक है। जैसे एक्टिविटी में वैसे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको खुद के मन से कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और AM देखो AM की वैल्यू है x - 4, तो यहाँ पे पुट कर लो x - 4। देखो इस तरीके से जो स्क्वायर बॉक्स है तो वो जो है वो एक्टिविटी वाले यानी फिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ब्लैंक स्पेसेस, तो वहाँ पे आपको फिल करना होता है और ऐसे ही कंप्लीट करना है एक्टिविटी। 2 या 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आती है। तो चलो इधर नेक्स्ट बॉक्स ऐसे गिवन है, ठीक है। एक और इधर है 3x + 1 इंटू ये बॉक्स। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो है 2 इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ का 2 निकल गया। इधर देखो 2x + 1 कितना हो रहा है 3x + 1, ठीक है। तो ये बॉक्स खाली है, तो ये बॉक्स में आप लिखेंगे x - 4 और ये 2 इधर चला जाएगा। तो 33 × 2 कितना हो जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6, तो 66 होगा कंप्लीट। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में है डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस बॉक्स माइनस इस तरीके से बॉक्स इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखने को बोला हमें, तो हमें सॉल्व रफ में करना है। देखो रफ में सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 66 था, ये मल्टीप्लाई करना है आपको 3x + 1, ये रफ में करना है आपको, ठीक है, अपने बुक में। यहाँ पे एक्टिविटी में खुद के मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करना है। 3x × x कितना हो जाएगा 3x², राइट। देखो 3x × 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 = 12, तो 12x, राइट। ये देखो ये हो गया पहला वाला। अभी देखो 1 से करो, 1 × x x प्लस माइनस माइनस 1 × 4 4 और इधर 66। तो आपको 66 भी इधर लेके जाना है, तो ये 0 बचेगा यहाँ पे, ये 3x²। ये देखो -12x और प्लस x कितना होता है -11x -4 और ये 66 इधर, तो ये -66 कितना हो रहा है 3x² -11x माइनस, और ये दोनों माइनस, तो माइनस ही रहेंगे क्योंकि एडिशन है दोनों निगेटिव नंबर्स की। 66 और 4 70। तो आगे समझ में। तो ये देखो 0 तो हमें मिल गया यहाँ पे, 3x² है 3x², बाद में -11x है, तो यहाँ पे आपको -11x डालना है। आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे -11। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में लिखते समय माइनस ही डालना है, क्योंकि प्लस माइनस किया तो क्या होता है माइनस ही होगा मल्टीप्लाई, राइट। और इधर कितना है ये देखो -70 है, तो माइनस बाहर ही है, ओके 70 लिख दो अंदर। यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर गिवन है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो लिखते समय आप बाद में नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। प्रॉपरली लिखना है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स देखो कैसे है। अभी फैक्टर्स में है, फर्स्ट ब्रैकेट है 3x + 10, दूसरा ब्रैकेट ब्लैंक है और इधर 0, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ बराबर है ऐसे ब्लैंक। और नेक्स्ट इसमें है 3x + 10 इक्वल्स टू 0 और बॉक्स है ऐसे इक्वल्स टू 0। इधर है x इक्वल्स टू -10/3 और ये अगेन बॉक्स इक्वल्स टू 0। नहीं, एक मिनट, x की वैल्यू है यहाँ पे बॉक्स, x इक्वल्स टू ये बॉक्स, राइट। और नेक्स्ट है बट लेंथ इज़ नॉट निगेटिव, तो ये -10/3 नहीं आएगा यहाँ पे। लेंथ इज़ नेवर निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव होती है क्या, नहीं, तो इसलिए x नॉट इक्वल्स टू -10/3,
तो x की वैल्यू जो भी आएंगी ये इधर वाली साइड रहेंगी, ठीक है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई ठीक है कैमरा, तो यहाँ तक कि ठीक है। देखो फिर ए बी की वैल्यू है ये बॉक्स, सी डी की वैल्यू ये अगेन ए डी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी बोलो? ये देखो ना ए डी और बी सी सेम लेंथ है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व देखो, सॉल्व करना है। ये तो हमने एक्टिविटी लिख लिया, यहाँ से ये फैक्टर्स देखो कैसे आएंगे, 3x + 10 और इधर वाला क्या आएगा, तो ये पहले हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये देखो 3x² था, -11x था, -70 = 0 था, ठीक है। अभी फैक्टर्स देखो कैसे करेंगे। 7 3 दा 21 यानी 210 -210 मल्टीप्लिकेशन देखो प्लस माइनस माइनस, ऐसे दो फैक्टर्स बोलो कि -11 आना चाहिए डिफरेंस। बोलो ऐसे कौन से नंबर्स है? जल्दी ये देखो कितना आना चाहिए आपको, -11 आना चाहिए, राइट। बोलो जल्दी। ये नंबर्स का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस चाहिए -11। तो यहाँ से समझ में आएगा 21 है तो कितना हो जाएगा बोलो? 21 10 जा होता है ना 11। देखो तो ये बड़े नंबर का साइन -21 लगा दो, इधर प्लस लगा लो। देखो -21 और +10 कितना होता है? -11 बराबर है। 21 में से अगर 10 चले गए तो 11 बचेगा, -11 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -+- 21 × 10 210। तो आ रहे हैं दो फैक्टर्स, तो ऐसे लिखो 3x²। ये रफ में करना है आपको सबको, ठीक है। -21x + 10x -70 = 0, ठीक है। फेयर में नहीं करना है आपको, एक्टिविटी ही सॉल्व करना है सिर्फ। और आपने सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिल रहा है बाद में लिखना है आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से बोलो कितने फैक्टर्स होगा यहाँ पे? ये देखो x कॉमन निकाल ले रहे हैं हम और 3 भी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं 3? क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 21 भी आता है। 3x निकाल लो, तो यहाँ से 3 चला गया, x चला गया, तो एक x बचेगा। बोलो 3 का टेबल 3 7 जा 21, x तो चला गया था 7। यहाँ से कितना कॉमन आएगा? 10, क्योंकि 10 के टेबल में जो है वो 10 भी आता है 70 भी आता है, तो यहाँ पे x आएगा। बोलो 10 7 जा 70 बराबर। तो x - 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट और 3x + 10 इन अनदर ब्रैकेट। अब चेक कर लो कहाँ पे 3x + 10 है। 3x + 10 फर्स्ट ब्रैकेट गिवन है, तो सेकंड ब्रैकेट कौन सा बनेगा? x - 7 वाला, राइट। अभी आया समझ में? तो इतने सारे स्टेप यहाँ पे स्किप किए, मिसिंग थे, वो हमें लिखना नहीं खुद जाके, हमें तो सिर्फ एक्टिविटी। अभी तो बुक है, टेक्स्ट बुक में वैसे गिवन है, आपको वैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? फिर देखो x की वैल्यू कैसी बनी यहाँ पे? 3x + 10 = 0। यहाँ पे आप लिखेंगे x - 7 = 0, राइट। तो x = कितना बनेगा? -7 उधर जाएगा तो +7, और इधर तो ऑलरेडी गिवन है x की वैल्यू, ये देखो +3 उधर गया, -10/3। तो निगेटिव हो सकती है क्या लेंथ? नहीं, तो फिर कितना होगा लेंथ? 7। x की वैल्यू 7 मतलब ए बी की वैल्यू 7, तो ए बी = 7, ठीक है। यूनिट कुछ गिवन है, सेंटीमीटर रहेंगे क्योंकि सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लगाओ सेंटीमीटर। सी डी कितना है? सी डी देखो 2x + 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 × x के जगह आप पुट कर दो 7 और ये 1, 2 7 दा 14, 14 + 1 15, सब रफ में करना ही है और इधर लिखते जाना है आंसर। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। इसके बाद ए डी और बी सी, कहाँ पे ए डी और बी सी? ये देखो ए डी और बी सी, ये कितना होगा बोलो जल्दी? ए डी और बी सी। देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे x - 2 नहीं लिखा था मैंने, तो ये देखो x - 2 है तो यहाँ पे भी x - 2 रहेगा। तो x - 2 मतलब कितना होगा? x - 2, यहाँ पे देखो x - 2, x की वैल्यू 7 है, 7 में से 2 हटा दो, कितना हो रहा है? 5। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, इसकी ए डी और बी सी की, तो 5 सेंटीमीटर। तो राइट, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ठीक है, इस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट करना है, लेकिन आपको ये जो रफ वाला पोर्शन है ये रफ में ही रखना है। तो रफ कहाँ पे करेंगे? रफ आपको क्या करना है, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपका जो एंड का पेपर होता है, यानी जो पेज होता है ना आंसर शीट का एंड का पेज, वहाँ पे रफ लिख लो और ये पूरा रफ कैलकुलेशन वहाँ पे करना होता है। कहीं पे भी बीच में पेपर ख़राब मत करो, ठीक है। पेपर में नहीं लिखते ये रफ वाला पोर्शन, ये रफ वाला पोर्शन आप बैक साइड के पेज में लिखना है, एंड वाला जो पेज होता है ना उस पे लिखना है, ठीक है। तो ये रफ कैलकुलेशन आप भले ही अभी समझने के लिए आपके जो नोट्स लिखेंगे उसमें एक सेपरेट पेज दीजिए वहाँ पे,
और इधर आप कैलकुलेशन कर दीजिए। लेकिन आपका जो आंसर है इस तरीके से चलेंगे, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आपको बुक में सिर्फ ऐसे ही लिखना है प्रॉपरली, क्योंकि एक्टिविटी ये है। तो राइट, तो बस इतना ही था, हो गया कंप्लीट। तो ये था प्रैक्टिस सेट 2.6, लंबा चला लेकिन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से एक तो भी प्रॉब्लम आता है आपके टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।